प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज अपन बात को आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षाओं के अंतर्गत अपन ने वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 के बारे में हल है या उनका सॉल्यूशन है वो अपन ने किया था। आज अपन विद्यार्थियों जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 जो है ये आपका जो पाठ्य पुस्तक होती है उस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है उससे संबंधित है। तो आज अपन जिस के बारे में बात करेंगे वो वर्कशीट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और वर्कशीट नंबर 4 का अपन सभी प्रश्नों का समावेश न करके उनके कुछ प्रश्नों का समावेश करेंगे और उनको हल करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये जो बहुपद है वो क्या होते हैं, उसकी आधारभूत यानी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे ताकि अपन उसकी आधारभूत तथ्य और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रश्न है, उन प्रश्नों को विद्यार्थी अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है, किस प्रकार से बहुपद का निर्माण है वो किया जाता है, या बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधार पर बहुपदों का प्रकार किया जाता है, यानी कोई भी बीजीय व्यंजक होता है बहुपद कब होता है, इन सभी बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों कि बहुपद होता क्या है। तो विद्यार्थियों, बहुपद क्या होता है, बहुपद को समझने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अपन जो भी चर और जो अचर राशियां, किस प्रकार की राशि चर राशि होती है और एक ऐसी राशि होती है विद्यार्थियों अचर राशि। चर राशि का मतलब ऐसी राशि विद्यार्थियों जो जिसका मान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। जिसका मान क्या होता है, परिवर्तन, यानी ऐसी राशियां जिसका मान क्या होता है, बदलता है, उसे अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, चर राशि के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसी राशियां होती है जिनका मान क्या फिक्स होता है, बदलता नहीं, उसे अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अचर राशि कहते हैं। चर और अचर राशि, इसके बारे में आपने छोटी क्लासों के अंदर विस्तृत रूप से समझा होगा और चर्चा की भी। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये आप जानने, यानी उस चर किसको कहेंगे और अचर किसको है उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब अपन बात ये करते हैं अपने पास से बहुपद विद्यार्थी जो चर राशि होती है। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों बीजीय व्यंजक। किसकी बात करता हूँ मैं, बीजीय व्यंजक की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, बीजीय व्यंजक। अब विद्यार्थियों ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब मैं बीजीय व्यंजक की बात करूं विद्यार्थियों तो देखो, अब मैंने कहा था कि एक होता है चर विद्यार्थियों और एक क्या होता है विद्यार्थियों, अचर होता है। क्या होता है, एक चर राशि होती है और एक किस प्रकार की राशि होती है, अचर राशि। चर राशि यानी वे राशि जिसका मान क्या होता है विद्यार्थियों, परिवर्तनशील यानी बदलता है। और अचर राशि का मतलब वे राशि जिसका मान नहीं बदलता। अब हम सामान्य विद्यार्थियों अपन ये देखते हैं जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं उन वर्णमाला के अक्षरों को अपन क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मान प्रत्येक बहुपद ले लो या फिर इसे आगे जो समीकरणों की बात करेंगे तो प्रत्येक बहुपद और प्रत्येक समीकरण में जो चर राशि होती है उसका मान क्या आता है विद्यार्थियों, अलग आता है, भिन्न आता है। इसलिए अपन कहते हैं कि सामान्य जो एक्स वाई और जेड यानी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन एक्स वाई जेड का मान सभी बहुपद जो भी अपन बहुपद हल करेंगे या आगे जो भी समीकरण है उस सब में समान नहीं रहता है। किसी बहुपद में मान एक्स का अलग आएगा, दूसरे बहुपद में मान एक्स का क्या आएगा, मान क्या आएगा विद्यार्थियों, अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स के दो मान आ रहे हैं। अपने एक्स यानी जो बहुपद था उस बहुपद की चर पद था वो एक्स था, एक्स को हल किया तो उसके जो भी मान आ रहे वो अलग अलग आ रहे, तो दोनों बहुपदों में अलग अलग आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स किस प्रकार की राशि है विद्यार्थी, चर राशि। जब मैं अचर राशि की बात करूं तो सामान्यतः गणितीय अंक, किस प्रकार के, सामान्यतः जो गणितीय अंक होते हैं उन गणितीय अंकों को अपन क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। और विद्यार्थी अचर राशि क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे गणित की बात करते हैं 5, जैसे मैंने 6 लिखा, मैंने 7 लिखा और मैंने क्या लिखा 8। अब मैं 5 को यहाँ भी 5 पढ़ूंगा और कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो भी 5 पढ़ूंगा। 6 है, 6 को यहाँ पर भी 6 पढ़ा जाता है, आप दूसरी जगह जाएंगे तो भी क्या पढ़ा जाएगा 6। इसका मतलब हुआ कि इन राशियों का मान क्या है, बदल नहीं रहा है, इन किसी प्रकार का उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किस प्रकार की राशि हो जाएगी, अचर राशि। तो अपन ने क्या समझा विद्यार्थियों कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसके बारे में हमने समझने की प्रयास की। तो अपन ने देखा चर क्या है, क्योंकि वे राशियां जिनका मान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, उसे तो अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, चर राशि कहते हैं। और वे राशि है जिसका मान क्या है, बदलता नहीं, उसे अपन क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब बात अपना जो मेन मुद्दा है वो है कि बीजीय व्यंजक है। अब देखिए विद्यार्थी, चर और अचर को अपने समझ लिया। जब मैं चर और अचर का योग कर दूं या चर और अचर को क्या कर दूं, जोड़ दूं, या फिर चर और अचर को क्या कर दूं, गुणा कर दूं, या फिर चर और अचर को क्या कर दूं मैं विद्यार्थियों, भाग कर दूं। जब चर और अचर को जोड़ने पर
भाग करने पर, गुणा करने पर, या भाग देने पर, या घटाने पर जो आपके पास पद आएगा उस पद को विद्यार्थी अपन कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। उस पद को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने लिखा विद्यार्थियों 3 और मैंने लिखा x। अब मैं 3 क्या है विद्यार्थियों? 3 है अचर पद। 3 क्या है? अचर पद है। और ये x क्या है विद्यार्थियों? चर पद है। x क्या है? चर पद। अब मैं क्या कह रहा हूं कि चर और अचर को या तो आप क्या कर दे, जोड़ दीजिए। जोड़ा मैंने, यानी चर और अचर को क्या कर दीजिए? योग। जब मैंने जोड़ा तो 3 प्लस x हुआ। क्या हुआ जोड़ने पर? जब इन चर और अचर का क्या किया मैंने? योग किया। योग करने पर क्या हुआ? 3 प्लस x। तो 3 प्लस x जो एक पद प्राप्त हुआ इसको मैं क्या कहूंगा? बीजीय व्यंजक कहूंगा। इसको क्या कहेगा मैं? इस पद को क्या कहूंगा? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक का कैसे बनता है विद्यार्थियों? चर और अचर राशि होती है, उसका या तो योग कर दो, या फिर उसका गुणा कर दो, या फिर उसका भाग कर दो, या फिर उनमें से ये अचर और चर में क्या कर दो? घटा दो। चर में से अचर को क्या कर दो? घटा दो, या अचर में से चर को घटा दो। तो भी आपका क्या बने? जो पद बने उस पद को क्या कहेंगे? बीजीय। अभी इसी को ही मैं 3 को क्या कर लेता हूँ? चर और चर को क्या कर लूं? गुणा। तो कितने हो गए? 3x। जब 3x ये भी ये क्या है आपका विद्यार्थियों? बीजीय व्यंजक होगा। या 3 माइनस एक्स, तो क्या हुआ? 3 माइनस एक्स, यानी चर में से किसको नहीं, अचर में से किसको घटाया मैंने? चर को। जब अचर में से चर को घटाने पर ये पद प्राप्त हुआ। इस पद को मैं क्या कहूंगा? ये भी बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या होगा विद्यार्थियों? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से मैं 3 बटे क्या लिखता हूँ? x। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? इसका मतलब ये हुआ कि अचर के अंदर किसका भाग दिया मैंने? चर का। तो भाग देने पर क्या आया? वही आएगा 3x। अब ये जो पद बनाना विद्यार्थियों, ये पद, इस पद को मैं क्या कहूंगा? बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार से जो आपके पास चर राशि होती है या फिर जो आपके पास अचर राशि होती है, चर में से अचर को घटाओ या अचर में से चर को घटाओ, चर में अचर को जोड़ो या और अचर में से अचर को सर से गुणा करो, और फिर अचर को, जो कोई भी अचर हो या चर, इन दोनों राशियों को या तो योग किया जाए या घटाया जाए या भाग दिया जाए या फिर गुणा किया जाए। इन ये प्रोसेस प्रक्रिया करने के बाद आपके पास जो पद प्राप्त होगा उस पद को अपन कहते हैं विद्यार्थियों बीजीय व्यंजक। उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार से ये अपन ने बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो चर होता है और जो विद्यार्थी क्या होता है? अचर होता है। चर और जो अचर है उसको मैं या तो जोड़ दूं या फिर उसका विद्यार्थी में क्या कर दूं? भाग दे दूं, या फिर उनको मैं क्या कर लूं विद्यार्थियों? गुणा कर लूं, और या फिर उनको मैं क्या कर दूं? घटा दूं। तो इनके जोड़ने, गुणा करने, भाग देने, घटाने पर अपने को जो पद प्राप्त होता है उस पद को अपन कहते हैं विद्यार्थी बीजीय व्यंजक। अगली बात है अपने पास विद्यार्थियों बीजीय व्यंजक हो गया। अब मैं बात करता हूँ बहुपद की विद्यार्थियों। अब मैं किसकी बात करूंगा विद्यार्थियों? बहुपद। अब बात बहुपद क्या होता है? देखिए विद्यार्थी, बहुपद का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जब अभी अपने समझा कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो बीजीय व्यंजक का मतलब अपने समझा कि चर और अचर को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या फिर भाग दो, उससे जो पद प्राप्त होता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक पदों को मिलाने से किस, बीजीय व्यंजक का एक पद, दो पद, तीन, चार, पांच, इन पदों को मिलाने से किसका निर्माण, जिस पद का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं बहुपद। तो क्या हुआ? बीजीय पदों को मिलाने से बनने वाला पद, बीजीय व्यंजकों को मिलाने से बनने वाला पद क्या कहलाता है विद्यार्थियों? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी? बीजीय व्यंजक के मिलने से, बीजीय व्यंजक के मिलने से बनने वाला पद क्या कहलाता है? बनने वाले पद को अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है? जो बीजीय व्यंजक होंगे, बीजीय व्यंजकों का पद आपस में एक पद, दो पद, तीन पद, वो जो जितने भी बीजीय व्यंजक उन सभी का पद मिलेंगे, वो बीजीय व्यंजक मिलेंगे, मिलने से जिस पद का निर्माण होगा उस पद को अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बहुपद कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे? बहुपद। तो बहुपद का मतलब क्या हुआ कि बीजीय व्यंजकों के मिलने से बनने वाला पद क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। जैसे ये 3x एक बीजीय व्यंजक है विद्यार्थियों, और 4y 3x प्लस 2 ये क्या है विद्यार्थी? 3x प्लस 2 ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। और या फिर 4x प्लस 1 भी आपका क्या है विद्यार्थियों? बीजीय व्यंजक है।
अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं विद्यार्थी, इनको क्या कर दूं, मिलाने का मतलब क्या हुआ, जोड़ दूं मैं, तो 3x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 1। अब ये विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने पर आपका जो आपका पद बढ़ेगा उस पद को मैं क्या कहूंगा विद्यार्थियों, बहुपद कहूंगा। जैसे ये 3x और ये प्लस के कितने विद्यार्थियों, 4x, 3x और 4x को जोड़ा मैंने विद्यार्थियों, कितने हो गए 7x, प्लस ये 2 और ये प्लस कितने हो गए 3। इस प्रकार से 7x प्लस 3, ये जो पद है ना विद्यार्थियों, इस पद को मैं बीजीय व्यंजक कहूंगा क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि बीजीय व्यंजकों के मिलने से बनने वाला पद है। जब बीजीय व्यंजकों के मिलने से बनने वाला पद है तो इसका मतलब ये विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बहुपद। तो इस प्रकार से अपन ने दो बात समझने का प्रयास किया। एक तो अपन ने कहा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, और उसके बाद दूसरा अपने बात की थी कि बहुपद है, उसका बहुपद है वो क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब ये चर और अचर, और बहुपद का मतलब विद्यार्थी क्या होता है कि अपन ने देखा कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उन बीजीय व्यंजकों को मिलने से जिस पद का निर्माण होता है उस पद को अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, बहुपद कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, बहुपद। अगली बात देखते हैं विद्यार्थियों कि जो बहुपद होते हैं इसके वर्गीकरण को लेकर, बहुपद के किसको लेकर में, बहुपद के वर्गीकरण को लेकर बात करते हैं। बहुपद का वर्गीकरण, जब बहुपद के वर्गीकरण की बात आती है विद्यार्थियों, तो एक तो इसको पद के आधार पर, किसके आधार पे, पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर, घात के आधार, किसके आधार पे, घात के आधार। तो एक अपन इसका वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे, पदों की संख्या। एंड एक पद है, इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, एक पदीय बहुपद होगा, दो पद है तो क्या होगा द्विपदीय, तीन पद है तो क्या होगा त्रिपदीय, क्या होगा त्रिपदीय। जैसे मैं बात करूं जिस 3x, किसकी बात करूं विद्यार्थियों, 3x। अब 3x की मैंने बात की तो इसमें पद क्या है, एक ही है, एक ही पद है, तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, इसको मैं कहूंगा एक पदीय बहुपद, क्या कहूंगा, एक पदीय बहुपद। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2, क्या लिखा मैंने 3x प्लस 2, जब मैंने 3x प्लस 2 लिखा, इसमें कितने पद है विद्यार्थियों, इसमें दो पद, तो इसका मतलब क्या होगा, द्विपदीय बहुपद होगा, क्या होगा, द्विपदीय बहुपद होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये भी एक क्या है विद्यार्थियों, बहुपद है, ये भी एक क्या है, बहुपद। इसमें कितने पद है विद्यार्थियों, कुल 1 2 3 पद है, कितने पद है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, त्रिपदीय बहुपद कहूंगा, क्या कहूंगा विद्यार्थियों, इसे मैं कहूंगा त्रिपदीय बहुपद, क्या होगा त्रिपदीय बहुपद होगा। इसी प्रकार से आगे आएंगे तो सभी को मैं क्या कहूंगा, बहुपदीय बहुपद कहूंगा, क्या कहूंगा मैं उस सभी को, बहुपदीय बहुपद। इस प्रकार से पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपदों का वर्गीकरण किया जाता है। अगर उस बहुपद में एक पद है, इसका मतलब ये हो विद्यार्थियों, उसे अपन कहेंगे एक पदीय बहुपद। अगर दो है तो उसे क्या बोला जाएगा, द्विपदीय, और तीन है तो उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों, त्रिपदीय, और तीन से ज्यादा पदों की संख्या होने पर उसे अपन क्या कहते हैं, बहुपदीय बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये सब पदों के आधार पर अपन ने बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में बात की। अगली बात करता हूं विद्यार्थियों में घात के आधार पे, किसके आधार पे, घात के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण, किसके आधार पे, घात के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण। जब विद्यार्थियों अपन घात के आधार पे बहुपदों के वर्गीकरण की बात करते हैं, देखो तो इसको मैं, एक तो होता है रेखिक विद्यार्थी, किस प्रकार का बहुपद होगा, रेखिक बहुपद होगा, कैसा बहुपद होगा, रेखिक। और एक इस प्रकार का बहुपद होगा विद्यार्थी, द्विघात बहुपद, किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। और एक इस प्रकार का होता है विद्यार्थियों, त्रिघात बहुपद, किस प्रकार का बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। और इसके बाद में जितने भी घात वाले उसको बहुघात वाले, क्या कहेंगे, बहुघात वाले, किस प्रकार के, बहुघात वाले बहुपद। एंड जिनकी तीन से ज्यादा घात होगी उनको क्या कहेंगे, बहुघात वाले। अब देखिए विद्यार्थी अपन ने बात की घात के आधार पर बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में बात। जब मैं घात के आधार पर विद्यार्थियों बहुपद की वर्गीकरण की बात करता हूँ, तो एक होता है रेखिक बहुपद होता है, एक आपका द्विघात बहुपद होता है, एक इस प्रकार का पद होता है विद्यार्थियों
त्रिघात। जो रेखिक बहुपद होता है, यानी इसकी बात हो रही घात क्या है। अब अपना कैसे पता चलेगा कि वो रेखिक बहुपद है या फिर वो द्विघात बहुपद है या फिर वो क्या है विद्यार्थियों, त्रिघात पद। तो इसका मतलब पता लगाने के लिए अपने जो भी बहुपद होगा विद्यार्थियों उसका चर पद, जो भी बहुपद है उस बहुपद के चर पद की क्या अधिकतम घात ही उस बहुपद की क्या मानी जाती है विद्यार्थियों, घात मानी जाती है। क्या जो भी आपको बहुपद दिया हुआ है विद्यार्थियों और उस बहुपद के अंदर चर पद कौन सा है उसका अपने को पता लगाना है। जब चर पद का पता लगेगा तो उसके बाद अपने को ये देखना है विद्यार्थियों कि जो चर पद है उस चर पद की अधिकतम घात कितनी है, उस चर पद की अधिकतम घात कितनी कितनी, उसके आधार पे इन बहुपदों का अपने को पता लगेगा कि ये रेखिक है या फिर ये द्विघात है या फिर ये किस प्रकार का है, त्रिघात बहुपद है या फिर बहुघातीय बहुपद। अगर चर पद की घात क्या हो विद्यार्थियों, एक हो, कितनी हो, एक हो या क्या नहीं लिखी हुई या नहीं दर्शाई हुई। ये कह रहा है कि ये जो बहुपद है या तो उस बहुपद की घात है वो कितनी होगी, एक होगी, यानी शायद सामान्यतः एक जो घात होती है उसको लिखा जाता नहीं, यानी इसका मतलब है कि उस चर पद पर उस घात दर्शाई हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि वो किस प्रकार का बहुपद होगा आपका, वो आपका रेखिक बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा विद्यार्थी, रेखिक। इसी प्रकार से द्विघात है, किस प्रकार का बहुपद है विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे जो चर पद होगा ना उस चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी विद्यार्थियों, दो होगी। कितनी होगी अधिकतम घात, जब चर पद की अधिकतम घात कितनी है, दो है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि वो बहुपद है, वो बहुपद किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। किस प्रकार का बहुपद होगा, और जब चर पद की घात कितनी हो विद्यार्थियों, तीन हो जाए, कितनी हो जाए, तीन हो जाए, इसका मतलब उसको अपन क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे विद्यार्थी। उसको अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों, त्रिघात। जब बहुपद जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर पद है उस चर पद की घात क्या विद्यार्थियों, अगर एक है या लिखी हुई नहीं है या दर्शाई हुई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि वो बहुपद किस प्रकार का बहुपद है, रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रेखिक। दूसरी बात करते हैं, जब अपन बहुपद देखते हैं उसमें बहुपद का जो चर पद होगा, अगर उस चर पद की अधिकतम घात कितनी है विद्यार्थियों, दो है, इसका मतलब किस प्रकार का बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। और जब अगले और जब अपन देखते हैं विद्यार्थियों चर पद की अधिकतम जो घात है वो घात कितनी है, तीन है। तो इसका मतलब ये हो विद्यार्थियों जब जो बहुपद की अधिकतम घात तीन है तो किस प्रकार का बहुपद, त्रिघात है। और तीन से ज्यादा होने पर वो किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा विद्यार्थियों, घात के हिसाब से देखा जाए तो बहुघात बहुपद कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन अपन घात के आधार पर बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में बात की। अब इनका व्यापक रूप क्या होता है, अभी बात करते हैं व्यापक रूप की। किसकी बात करते हैं, व्यापक। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, और त्रिघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होगा। जब मैं इसकी व्यापक के रूप में बात करते हैं, ये होता है ax प्लस बी, क्या होगा, ax प्लस बी। रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस बी। और द्विघात इसका क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा विद्यार्थियों, c होगा। क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होगा, c। और त्रिघात की बात करूं तो विद्यार्थियों क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस क्या होगा d। इस प्रकार से ये बहुपदों के क्या होते हैं विद्यार्थियों, व्यापक रूप होते हैं। किस प्रकार के रूप होते हैं, व्यापक। पर विद्यार्थियों यहाँ आपने जिक्र किया किस किस का, a आया है, b आया है, c आया है और क्या आया विद्यार्थियों, d आया। क्या आया है, a b और c। जब मैं a b c d की बात करूं तो विद्यार्थियों ये एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्या है, ये उस बहुपद के अंदर क्या होगी, वास्तविक संख्या। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, a b c d क्या है, जो भी अपन बहुपद ज्ञात करेंगे उस बहुपद के अंदर a b c d के कोई की जगह कोई न कोई क्या आएगा, मान आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि a b c d क्या है, वास्तविक संख्या। किस प्रकार की संख्या होगी विद्यार्थियों, ये वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। पर x है ये किस प्रकार का है, ये उस बहुपद का विद्यार्थी क्या है, चर पद है। ये उस बहुपद का क्या है विद्यार्थियों, चर पद है। तो a b c d उस बहुपद की वास्तविक संख्या होगी और x है वो उस बहुपद का विद्यार्थियों क्या होगा, चर पद है वह होगा। तो इस पर शर्त, एक शर्त है विद्यार्थियों, क्या, ये जो रेखिक बहुपद है इसमें जो a है इसका मान क्या नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या शर्त है, यानी a का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अगर a का मान जीरो हो गया विद्यार्थियों तो इसका मतलब ये रेखिक बहुपद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा,
जब a का मान 0 है विद्यार्थियों तो पहला पद ही x है, और जब मैं a का मान 0 कर दूं तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा 0। जब पूरा पद 0 होगा फिर क्या बचेगा, b ही बचेगा, और b ये क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब अचर पद रहा, चर पद रहा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी ये बहुपद है ही नहीं, बहुपद रहेगा नहीं। इसी प्रकार से ये जो है द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के अंदर भी इस a का मान क्या नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों, 0। अगर a का मान 0 हो गए ना विद्यार्थियों तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। जब ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा ना विद्यार्थियों तो शेष क्या बचेगा, bx प्लस c। जब bx प्लस c बचेगा तो ये किस रूप का हो जाएगा विद्यार्थी, ये रेखिक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ax क्यूब है ना विद्यार्थियों, ये है, इसका भी मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका भी मान 0 हो गया ना विद्यार्थियों तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये पूरा पद 0 हो जाएगा शेष क्या बचेगा विद्यार्थियों, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी ये अब कैसा रहा है, द्विघात बहुपद ही रहेगा, त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये अपने घात के आधार पे बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में बात की, जिसमें रेखिक बहुपद बड़ा, द्विघात बहुपद बड़ा और त्रिघात। जब रेखिक बहुपद की बात आती है, किस बहुपद को अपन रेखिक बहुपद कहते हैं, तो अपन जब घात के आधार पर बात करते हैं विद्यार्थियों तो जो चर पद होता है उसकी घात के आधार पर ही निर्धारण किया जाएगा कि बहुपद कैसा है, रेखिक है, द्विघात बहुपद है या फिर त्रिघात बहुपद। जब अपने चर पद की घात अगर 1 है या लिखी हुई नहीं है, समर्थ नहीं दर्शाई होती है, तो वो हमेशा विद्यार्थियों रेखिक समीकरण होता है। और जो रेखिक समीकरण उसका व्यापक पद क्या होता है, वो होता है ax प्लस क्या होता है b। और जहां पर a का मान विद्यार्थी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर विद्यार्थी a का मान 0 हो गया तो वो ax वाला जो पूरा पद है वो पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद शेष बचेगा b। b एक वास्तविक संख्या है यानी अचर पद है, चर पद है ही नहीं, तो इसका मतलब वो आपका बीजीय व्यंजक जो वो है वो आपका एक बहुपद रहेगा भी नहीं। इसी प्रकार से दूसरा रेखिक द्विघात बहुपद की बात की तो उसमें कितने चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी विद्यार्थियों, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। और उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस c, और जहां यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 होगा तो ax स्क्वायर वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, फिर वो रेखिक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। उसके बाद त्रिघात समीकरण की बात की, जिसके अंदर से विद्यार्थी ने ये देखा कि उसमें जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, और a का मान 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी a का मान 0 होगा तो ax क्यूब वाला जो पद है पूरा का पद है वो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्रिघात समीकरण है वो त्रिघात नहीं रहकर क्या बन जाएगा विद्यार्थी, द्विघात समीकरण है वो बन जाएगा। इस प्रकार से अपने घात के आधार पर समीकरणों के बारे में चर्चा की। अब अपन बात करते हैं विद्यार्थियों रेखिक और द्विघात, यानी रेखिक और द्विघात बहुपद। और इस प्रश्नावली के अंदर विद्यार्थियों 10th क्लास की अध्याय नंबर 2 बहुपद है, इसके अंतर्गत विस्तृत रूप से जो चर्चा की गई है विद्यार्थियों वो रेखिक बहुपद और किस प्रकार की द्विघात बहुपदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो अपन भी उन्हीं द्विघात और रेखिक और द्विघात जो बहुपद है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। इससे पहले विद्यार्थियों एक बात और देखते हैं कि कोई भी पद बीजीय व्यंजक है वो बहुपद कब होता है, इन किस शर्त के अंदर अपन कहेंगे कि वो बीजीय व्यंजक है वो एक बहुपद है। तो इसके लिए भी कुछ शर्त है विद्यार्थियों, ये शर्त यानी कोई भी बीजीय व्यंजक है वो बहुपद कब होगा, उसके लिए क्या शर्त है विद्यार्थी देखिए। एक तो है कि विद्यार्थी उसकी घात क्या होनी चाहिए, जो भी बहुपद है बहुपद का जो चर पद है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। किस प्रकार की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। एक शर्त विद्यार्थी ये उस बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, यानी उस जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर पद है उस चर पद की घात क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों, पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है विद्यार्थियों, वो धनात्मक होनी चाहिए। घात किस प्रकार की होनी चाहिए, धनात्मक। ऋणात्मक है तो वो बहुपद होगा नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी बीजीय व्यंजक है उसको बहुपद होने के लिए 2 शर्त है वो विद्यार्थी पूरी करनी जरूरी है। कौन कौन सी शर्त, एक तो उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी क्या, उसकी घात कैसी होनी चाहिए विद्यार्थियों, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा विद्यार्थियों कि रूट का 3x प्लस 5। अब विद्यार्थी में रूट का 3x 5 की बात करूं तो ये आपका क्या कोई बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा विद्यार्थी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट 3x इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 5। कैसे लिख सकता हूँ कि 3x इसकी घात है वो 1/2 कर सकता हूँ और प्लस क्या 5। अब यार इसकी घात देखी जाए, ये घात क्या नहीं है विद्यार्थी, ये इसकी जो घात है वो घात कैसी है, पूर्ण नहीं है विद्यार्थी। घात कैसी है,
जो घात है वो पूर्ण नहीं है, क्या है, अपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये बहुपद है क्या विद्यार्थी, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है वो नहीं है। इसी प्रकार से अगर घात क्या हो, ऋणात्मक हो, तो भी वो क्या आपका बहुपद नहीं होता है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक होता है उसको बहुपद होने के लिए इन दो शर्तों का पूरा करना जरूरी है। यानी एक तो घात पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा उसकी घात कैसी होनी चाहिए विद्यार्थियों, धनात्मक होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण, और क्या होनी चाहिए, धनात्मक। अब देखो विद्यार्थियों, और अगली अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, जो बहुपद है रेखिक और द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक है वो किस प्रकार से ज्ञात है, वो किया जाता है। किसके बारे में बात करेंगे विद्यार्थियों, जो रेखिक और द्विघात बहुपद होते हैं उन बहुपदों का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य का, जैसे शून्य, अब बात करेंगे रेखिक और द्विघात पर क्या है विद्यार्थियों, ये बहुपद है, क्या है, द्विघात, रेखिक और द्विघात बहुपद। इसमें क्या ज्ञात करने अपने को, शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, शून्य। यानी या तो आपको रेखिक बहुपद दिया हुआ होगा विद्यार्थियों, या फिर किस प्रकार का होगा, द्विघात बहुपद दिया होगा। इन बहुपदों को अपने करना है शून्य ज्ञात। अब शून्य का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, देखो शून्य का मतलब जो भी आपको बहुपद, जैसे मैंने दिया पी एक्स बराबर मैंने क्या दिया विद्यार्थी, पी एक्स बराबर 2x प्लस का मैंने दिया 3, क्या दे दिया, पी एक्स बराबर 2x प्लस का 3। अब देखिए शून्य, यानी यहाँ शून्य से मतलब ये विद्यार्थियों कि जो भी आपको बहुपद दिया होगा उस बहुपद का जो चर पद होगा उस चर पद का ऐसा मान रखेंगे ताकि वो पूरा पूरा बहुपद क्या है, 0 हो जाए। इसका मतलब ये हो विद्यार्थियों कि वो जिस मान को आपने रखा, रखने के बाद उस पूरे पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो विद्यार्थियों कि वो मान उस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्य होगा। वो मान उस बहुपद के लिए क्या होगा विद्यार्थियों, शून्य होगा। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद और जो रेखिक बहुपद होते हैं उनकी क्या ज्ञात करेंगे विद्यार्थी। इस अध्याय के अंदर सिर्फ रेखिक और द्विघात बहुपदों के शून्यकों के बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। और इस, ठीक है, तो अपन बात करते हैं शून्य का मतलब आप समझ गए विद्यार्थी। जो भी आपको बहुपद दिया होगा, भले रेखिक बहुपद हो या फिर द्विघात हो या फिर त्रिघात, किसी प्रकार का बहुपद हो, उस बहुपद के अंदर जो चर पद होगा उस चर पद का मान आप अगर ऐसा एक मान रखेंगे जिस वो मान रखने पर वो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाता है विद्यार्थियों, अगर शून्य बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, जो मान रखने आपने रखा उस मान को रखने पर अगर उस पूरी पूरी बहुपद का शून्य हो रहा है तो वो उस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शून्य। जैसे मैंने लिखा विद्यार्थियों पी का मतलब होता है बहुपद विद्यार्थियों, पी का मतलब क्या होता है, बहुपद होगा। पी कोष्टक एक्स कोष्टक बंद, इस कोष्टक वाला अंदर अंदर कोष्टक अंदर जो x है विद्यार्थियों, इस x का मतलब ये हुआ कि ये जो p बहुपद है इस बहुपद का चर पद क्या है, तो इस बहुपद का चर पद क्या है विद्यार्थियों, x है। क्या है, x। तो p कोष्टक x कोष्टक बंद, p का मतलब होता है बहुपद, p का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, बहुपद होता है। कोष्टक x और कोष्टक, ये जो कोष्टक अंदर वाला x है इसका मतलब ये हुआ ये जो बहुपद है ना विद्यार्थियों, इस बहुपद में चर पद क्या है, इस बहुपद में चर पद क्या है, x है। और इसके बाद तो बहुपद कौन सा है, 2x प्लस 3, बहुपद कौन सा है विद्यार्थियों, 2x प्लस का 3 है। तो ये है ना 2x प्लस 3। अब अपने को ये निर्धारण करना है कि 2x प्लस 3 किस प्रकार का बहुपद है, कि 2x प्लस 3 एक ऐसा बहुपद है विद्यार्थियों, यहाँ पे चर पद की घात कितनी है, नहीं लिखी, चर पद कौन सा है विद्यार्थियों, x है। और x की घात लिखी हुई है क्या विद्यार्थियों, नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ जब घात लिखी हुई नहीं होती उसकी घात को माना जाता है विद्यार्थियों एक, और जब घात एक माना जाता है वो किस प्रकार का बहुपद होता है, वो हमेशा विद्यार्थियों रेखिक बहुपद होता है। किस प्रकार का बहुपद होता है, रेखिक। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का बहुपद है विद्यार्थियों, रेखिक बहुपद है। तो इस प्रकार से अपन ने जो अब ये x, इस x का मैं ऐसा, ये जो x इसका एक ऐसा मान रखूंगा जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x का एक ऐसा मान रखूंगा जिसकी वजह से पूरे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। जिस मान को रखने से इस बहुपद का मान 0 हो रहा है ना, तो वो इस बहुपद के लिए क्या होगा, वही मान उस बहुपद के लिए क्या होगा विद्यार्थियों, शून्य होगा। वो मान इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी। अब बात करते हैं शून्य की, जब बात करते हैं रेखिक समीकरण के अंदर शून्य कितने, अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, एक शून्य होगा।
कोई रेखिक समीकरण है उसके आप अधिकतम कितने शून्य ज्ञात कर सकते हैं? रेखिक समीकरण के हम अधिकतम एक शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कितने शून्य ज्ञात कर सकते हैं? एक। इसी प्रकार से अगर द्विघात बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है? द्विघात। अगर आपका द्विघात बहुपद है उसके आप अधिकतम कितने शून्य ज्ञात कर सकते हैं? दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं। उसके अधिकतम कितने शून्य ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों? दो। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम आप कितने शून्य ज्ञात कर सकते हैं? तीन शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कितने शून्य ज्ञात कर सकते हैं? तीन। तो इस प्रकार से अपने बहुपद रेखिक बहुपद उसका अपन एक शून्य निकाल, अधिकतम एक शून्य आ सकता है। द्विघात उसके अधिकतम कितने आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। और त्रिघात अधिकतम कितने आएंगे? तीन आएंगे। तो इस प्रकार से जो बहुपद होते हैं उन बहुपदों का शून्य क्या होता है और शून्य अधिकतम शून्य के कितने क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की। अब विद्यार्थियों आज एक तो बात अपन करेंगे कि अब जो इस बहुपद है इन बहुपदों का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक बात तो ये करेंगे। दूसरी बात करेंगे जब आपको शून्य ज्ञात है विद्यार्थी, क्या है? शून्य का आपको ज्ञात है तो शून्य जब दिया हुआ है उसके माध्यम से किसका निर्माण करना। एक तो अपन इन शून्य को ज्ञात करना, एक तो क्या करेंगे इन बहुपदों के शून्य है वो अपन ज्ञात करेंगे। दूसरा जब शून्य आपको ज्ञात है, शून्य क्या है? ज्ञात है तो अपन क्या करना? ज्ञात शून्यकों की सहायता से वापस किसका निर्माण करना? बहुपद का निर्माण करना। जब एक पहले बात है शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जब आपको शून्य ज्ञात है, जब शून्य ज्ञात है तो फिर किसका निर्माण करना? बहुपद का। तो अगली तीसरी बात अपन देखते हैं विद्यार्थियों। तीसरी बात ये कि जब आपको दो शून्य, जब शून्यकों का कोई दो शून्य मान लो जैसे ए और बी कोई दो शून्य दिया हुआ है, या फिर ए और बी दो शून्य दिया हुआ है, आपसे वो पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि दो शून्य के एक ए है, एक क्या है? बी। इसका योगफल क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? ए प्लस बी बराबर हमेशा क्या होता है? जब आपको कोई द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण के दो शून्य आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका आपसे वो क्या पूछ रहा है? हल पूछ रहा है, मतलब योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो आपसे? योग। तो एक शून्य ए है और एक शून्य क्या है? बी है। जब शून्य ए और बी का योग क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, जो आपको बहुपद दिया होगा उस बहुपद का जो x का जो गुणांक होगा वह, और क्या होगा? x बटा क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो शून्य दिए हुए होते हैं तो शून्यकों का क्या कर सकते हैं? योग। कैसे? जैसे मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या है? c। अब ये इनमें से आपको कह देगा कि एक शून्य a है और एक शून्य क्या है? b है। आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो मैं क्या करूंगा? कोष्टक x का गुणांक माइनस कोष्टक x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक क्या है विद्यार्थियों? b है। x का गुणांक क्या है? b है। पर ये b किसका है? या तो b प्लस का, कोष्टक से बाहर b का चिन्ह किसका है? माइनस का। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा विद्यार्थी। तो अगर इसको मैं लिख दूं माइनस का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या है विद्यार्थियों? x स्क्वायर का गुणांक है a, तो क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। जब दो शून्य दिया हुआ हो और आपको उनका योगफल ज्ञात करना है तो क्या होगा? योगफल विद्यार्थियों माइनस बी बटा ए। इसी प्रकार से दो शून्यकों का आपको क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। जब शून्य दिए उससे आपको क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों? तो गुणनफल के लिए जैसे एक है ए और बी, ए और बी का गुणनफल क्या होगा? दो शून्य, एक ए है, एक क्या है? बी है। अब इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? गुणनफल ज्ञात करना। तो ए और बी जो शून्य है इसका गुणनफल क्या होगा? कि अचर पद क्या होगा विद्यार्थियों? अचर पद बटे क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है विद्यार्थियों? c किस प्रकार का पद है? अचर पद। c बटा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये जब दो शून्य दिए उन शून्यों का आपको क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो इस प्रकार से दो जब शून्य दो दिए हो तो उसका अपन गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों अपन ने इस वर्कशीट नंबर 4 को हल करने से पहले कुछ आधारभूत बातें की ताकि इस वर्कशीट है उनको अपन आसानी से हल कर सके। जब ये बातें विद्यार्थियों आपके समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की अपने समस्या आने वाली नहीं। तो सबसे पहले बात देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है विद्यार्थियों कि बहुपद p और x का शून्य क्या होगा, यानी जो बहुपद px इसका शून्य क्या होगा, जहां px बराबर px क्या दिया? 2x प्लस 1 है, यानी यहाँ पे चर पद जो x है
x का एक ऐसा मान रखना है आपको कि वह मान रखने पर इस पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य। अगर वो मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है विद्यार्थियों, अगर शून्य हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह मान उस बहुपद के लिए क्या होगा विद्यार्थियों, शून्य। तो बहुपद क्या है देखिए विद्यार्थियों, px बराबर क्या है 2x प्लस a, यानी p का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, बहुपद। p का मतलब क्या है, बहुपद है। और इस बहुपद का चर पद क्या है, x। देखो x आ रहा है तो इस x का मतलब है कि इस जो बहुपद, इस बहुपद का चर पद क्या है, x। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ऑप्शन नंबर अ में क्या है 1, ऑप्शन नंबर ब में -1/2, स में 1/2, द में 2। अपन बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को उठाते फिर देख, अगर इसका जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसका शून्य होगा। अगर इसका मान इन चारों को भी रखने पर अगर जीरो नहीं आता इसका मतलब इसका कोई शून्य नहीं होगा। पहले क्या है, एक है, ऑप्शन नंबर 1 को उठाओ तो p की x का मान एक रखा मैंने, क्यों पहला ऑप्शन और एक ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने पहले ऑप्शन के आधार पे अपने सॉल्व कर दे। p का मान मैंने क्या, p कोष्टक एक, a का मतलब है कि इस जो p बहुपद है, इस बहुपद चर पद है उसका मान मैंने कितना रखा, 1। तो बराबर क्या होगा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो इसको हल करके तब 2 गुणा 1 कितना, 2 2 प्लस 1 कितना हो गया विद्यार्थियों, 3। तो इसका मतलब चर पद का मान 1 रखने पर क्या इस बहुपद का मान 0 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये इसका शून्य होगा क्या, ये इसका शून्य नहीं होगा। दूसरा p x बराबर 2x प्लस 1, p कोष्टक x की जगह दूसरा ऑप्शन होगा -1/2, तो 2 गुणा -1/2 प्लस 1, इसको हल करेंगे 2 को 1 से तो -2 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस का क्या होगा 1, 2 में 2 का भाग कितनी बार गया विद्यार्थी, एक बार, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। इसका मतलब हुआ कि मैंने चर पद था उसका मान माइनस कितना रखा 1/2, जब इसका मान माइनस का 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ शून्य आया कि नहीं आया, 0 आ गया नहीं आ गया, 0 आ गया। पर किसको रखने पर 0 है, -1/2 को रखने पर क्या आ गया 0। इसका मतलब इस बहुपद का जो शून्य थे वो क्या होगा विद्यार्थियों 1/2 होगा। क्या होगा, माइनस का 1/2 है वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, शून्य हो जाएगा। अब आगे आप ट्राई कर लेना, 1/2 रखना एक बार x का, एक फिर क्या रखना 2, फिर भी इसको रखने पर इसका जो मान है वो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये समीकरण कैसा है विद्यार्थियों, रेखिक समीकरण है। और रेखिक समीकरण का हमेशा शून्य, अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं विद्यार्थियों, एक ही हो सकते हैं। तो एक शून्य तो आ गया ना अपने पास माइनस का 1/2, तो फिर इसके अलावा इसका कोई शून्य हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो आप दूसरे ऑप्शन रख के ट्राई कर लेना विद्यार्थियों, 0 आएगा नहीं, किसी भी सूरत में 0 नहीं आएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों, और प्रश्न नंबर 2 क्या है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करने। अब ये कह रहा है कि आपको बहुपद दिया हुआ है क्या विद्यार्थियों, px क्या है आपको, x³ माइनस नहीं x² - 3 है, क्या है x² - 3। अब देखिए विद्यार्थियों x² - 3 का मतलब ये हुआ, ये किस प्रकार का बहुपद है, यहाँ बहुपद के अंदर चर पद क्या है x है, और x की अधिकतम घात कितनी है विद्यार्थियों 2 है। इसका मतलब द्विघात बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद है। और जब विद्यार्थियों द्विघात बहुपद है इसका मतलब हुआ इसमें अधिकतम चर के, इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 शून्य हो गए विद्यार्थियों, कितने हो गए अधिकतम 2 शून्य हो गए। तो देखो x² - 3 है, तो इसको बराबर क्या कर दूं विद्यार्थियों में 0, क्या कर लूं, शून्य के बराबर तो करना है, इसको मैं क्या कर लूं, या फिर आपको ये दी हुई मान रखिए विद्यार्थियों x के तो भी हो जाएगा, x² - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया विद्यार्थियों 3 हो गया, क्या हो गया x बराबर 3, यानी x² का मान कितना है विद्यार्थियों 3 है। मेरे को किसका मान चाहिए x का, तो 3 पे क्या आ जाएगा विद्यार्थियों रूट आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट। तो x का मान क्या है विद्यार्थियों, प्लस माइनस का रूट 3 आया, क्या है x का मान प्लस माइनस का रूट 3, यानी एक बार रूट एक से एक जो हल होगा वो रूट का 3 और एक होगा माइनस रूट का 3। तो इसके दो शून्य का है, कितने शून्य का विद्यार्थियों 2 शून्य, कौन सा, एक रूट का 3 एक माइनस रूट का 3। तो देखो कोई ऑप्शन है 3 3 नहीं होगा, माइनस रूट का 3 प्लस रूट का 3, हाँ ये ऑप्शन सही है। माइनस रूट 3 माइनस ये भी नहीं होगा, और -3 -3 ये भी नहीं। तो इस प्रकार से बहुपद x² - 3 के शून्य कितने होंगे 2, और कौन सा, एक रूट का 3 और एक माइनस रूट का 3 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अपने पास कि यदि बहुपद, कौन सा आपको बहुपद दिया हुआ है, क्या बहुपद दिया हुआ है
कि बहुपद है px, क्या है बहुपद विद्यार्थियों, px बराबर क्या है x स्क्वायर माइनस का क्या है 2x प्लस का क्या है 15। ये किस प्रकार का बहुपद है विद्यार्थियों, ये आपका द्विघात बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या दिया हुआ है 15, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कि इसके शून्य का आपको a और b दी। अब ये जो बहुपद है और इस बहुपद के शून्य का आपको प्रश्न में दिए हुए विद्यार्थी, शून्य कौन सा, एक शून्य a है और एक क्या है b दिया हुआ है, वो तो a b का मान, यानी ये शून्य a और b दिया हुआ, आपको इसका मान पूछ रहा है a b का मान पूछ रहा है विद्यार्थी, किसका मान, यानी इसका मतलब गुणनफल है, ए और बी दो शून्य दिए, ए बी का मतलब जो बहुपद के ए और बी दो शून्य उसका गुणनफल है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अभी देखा था कि कोई भी जब दो आपको शून्य दिए और उनका गुणनफल ज्ञात करना है तो क्या होता है ए बी बराबर क्या होता है विद्यार्थियों कि अचर पद, क्या होता है अचर पद बटा क्या होता है बहु मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या होता है विद्यार्थियों अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब इस बहुपद को देखा जाए तो अचर पद क्या है विद्यार्थियों 15 है, इसमें क्या है 15 है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है विद्यार्थियों 1 है, क्या है 1, तो कितने हुए 15 बटा 1, 15 में किसका भाग देना विद्यार्थियों a का भाग कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य a और b है हो, तो ए बी का मान क्या होगा विद्यार्थियों, ए बी का मान कितना होगा विद्यार्थियों 15 होगा, कितना होगा 15, तो ऑप्शन नंबर स राइट, नहीं सॉरी सर नहीं, ऑप्शन नंबर अ राइट, ये तो 5 ही थे। अगला प्रश्न है यदि p और q बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a के क्या है शून्य के, अब वो क्या कह रहा है इसके भी दो शून्य के, यानी अगला बहुपद भी किस प्रकार का है द्विघात बहुपद है विद्यार्थी, किस प्रकार का बहुपद है द्विघात बहुपद है, और ये जो द्विघात बहुपद है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी ये कह रहा है p x बराबर क्या है विद्यार्थियों x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ये एक आपका बहुपद है। इसकी यदि p और q इस बहुपद के शून्य कौन से दो शून्य दिए हुए, कितने शून्य दिए आपको दो शून्य, एक p है और एक शून्य क्या है q आपको दिया हुआ है, शून्य को तो 1 बटा p प्लस 1 बटा q का मान क्या होगा, प्रश्न पूछ रहा है कि 1 बटा p प्लस 1 बटा q का मान क्या होगा, इसको हल कर देते हैं विद्यार्थियों। जब इसको मैं हल करूंगा तो 1 बटा p प्लस 1 बटा q को एलसीएम निकालूंगा, p और q के एलसीएम आगे q, इसको हल करूंगा 1 बटा p, ये क्या इधर 1 बटा p है, p का भाग दे दिए क्या जाएगा बचेगा q प्लस क्या बच जाएगा p, यानी इसको हल करने पर मेरे पास क्या आ गया विद्यार्थियों q प्लस p बटा क्या आ गया p q आ गया। अब देखो जब इसको मैं देखता हूँ ये दोनों जो भी दो शून्य को दोनों शून्य को क्या योग है और ये दोनों शून्य को क्या है गुणनफल है बच्चों, क्या है तो देखो इन शून्य p और p प्लस q इसका योगफल क्या होता है कि माइनस x का गुणन, माइनस क्या होता है विद्यार्थियों x का गुणन बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणन। अब माइनस एक्स का गुणन क्या होगा विद्यार्थियों देखो ये एक्स का गुणन क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस कोष्टक के अंदर क्या होगा 2 बटे एक्स स्क्वायर गुणन क्या है विद्यार्थियों ए, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस का 2, यानी p प्लस q इनका जो योग आ गया वो माइनस का 2। अब p गुणा q बराबर क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणन होता है। अचर पद क्या है विद्यार्थियों इसमें अचर पद है ए, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है एक, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया एक। अब इसका मान इसमें रख कर दीजिए p प्लस q का मान कितना है विद्यार्थियों माइनस 2, तो मैंने लिखा माइनस का 2, p और q का मान कितना एक, तो माइनस 2 में a का भाग में कितना आएगा विद्यार्थियों माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, तो इसका मतलब p और q जो इसके मान होगा वो कितना होगा माइनस का 2 होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि एक n यानी एक n घात वाले बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होगी, अगर बहुपद के अंदर चर पद की घात 1 है तो शून्य 1 है, 2 है तो शून्य कितने होंगे विद्यार्थियों 2 होंगे, 3 है तो अधिकतम शून्य कितने होंगे 3 है, अगर उसकी घात कितनी विद्यार्थियों 4 है तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी 4। इस प्रकार से या कह रहा है चर पद की अधिकतम घात कितनी है n है, तो इसका मतलब ये होगा विद्यार्थियों कि उस बहुपद के अंदर शून्य की संख्या कितनी होगी n ही होगी, जितनी घात उतने शून्य होते हैं, अगर 5 घात तो 5 शून्य, 3 घात 3 शून्य, 2 घात 2 शून्य, ठीक है। अगला वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य, अब यहाँ पे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है,
क्या जब एक शून्य 5 दे रखा है विद्यार्थी और एक शून्य क्या दिया हुआ 8, जब शून्य दिया हुआ हो और बहुपद है वो ज्ञात करना है तो अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, तो सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स और प्लस शून्यकों का क्या होता है विद्यार्थियों, गुणनफल होता है। प्लस शून्य को क्या होता है गुणन, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना होगा 5 प्लस 8 कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्य को गुणनफल, और गुणनफल कितना हो जाएगा 5 गुणा 8, और शून्य गुणनफल कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 शून्य दिए हुए उनका गुणनफल करना है तो गुणनफल होगा 5 गुणा 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 5 कितने 13x और प्लस कितने हो जाएगा 8 पंजे 40 हो कितने हो गए 40। तो इस प्रकार से वो द्विघात बहुपद कौन सा वो शून्य जो 5 और 8 है उसमें कौन सा बना x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का क्या बन गया विद्यार्थियों 40। इस प्रकार से अपन ने ये जो जो आपको शून्य दिए हुए थे और जब दिए हुए शून्य थे उनके माध्यम से अपने क्या ज्ञात किया था बहुपद ज्ञात। अगला ये प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है, यानी आपको कोई भी एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए चर पद की अधिकतम घात विद्यार्थियों कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो जैसे मैं बात करूं कि द्विघात मेरे को लिखना है तो जो चर पद होगा व्यापक रूप होगा वो ax स्क्वायर प्लस क्या होगा विद्यार्थियों dx प्लस क्या होगा c होगा। कोई भी आप लिख सकते हैं हजारों उदाहरण विद्यार्थियों जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मैंने क्या कर दिया 10, ये किस प्रकार का द्विघात बहुपद, ये किस प्रकार का बहुपद है विद्यार्थियों द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्यों है क्योंकि चर पद की अधिकतम घात कितनी है 2। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से वर्कशीट नंबर 4 के अंदर अपन अध्ययन किया था 4 प्रश्नों के बारे में। दूसरी जो प्रश्न है और भी इस वर्कशीट के प्रश्न उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन अगली वाली क्लास में करेंगे। और विद्यार्थियों आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक अपन ने जिन